हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मम्मी जी, जितना खाना हो उतना खाइए। हमारे यहाँ बहुत खाना है, जितना खा सकती हो खा लीजिए। अनीता ने अपनी सास की आंखों में देखते हुए कहा और नौकर को रसगुल्ले लाने को बोला। सास सोनिया जी और ससुर प्रभात जी दोनों बेहाल अनीता के सामने बैठे हुए थे। दोनों सूख कर कांटा हो चुके थे और उनके शरीर इतने कमजोर जर्जर दिख रहे थे कि हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी और उनमें बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। पापा जी, लीजिए खाइए। अनीता ने ससुर जी के आगे भी पकवान सजा दिए और अंदर कमरे में चली गई। सास ससुर दोनों फटे हाल भीगी आंखों से घर की तरफ देखने लगे। इतना बड़ा आलीशान घर और इतनी शानो शौकत देखकर अनीता की सास सोनिया जी सकते में तो नहीं थी, बल्कि उन्हें पुराने दिन याद आने लगे थे, जब उसने अनीता के जीवन में कांटे बोने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ साल पहले ही सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। इसने तो घर में बर्बादी कर रखी है, जाने कहां से जाहिल गंवार आ गई है। मेरा बेटा संजीव इतनी मेहनत से कमाता है और ये बर्बाद करने पर तुली है। सास सोनिया अपनी बहू अनीता को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मौका मिलते ही शुरू हो जाती थी। अनीता के मुंह से निकला, मगर मम्मी, मैंने तो उतना ही खाना बनाया है जितने घर के सदस्य हैं। लेकिन सास सोनिया कहाँ सुनने वाली थी। मुझसे मुंह मत चलाया कर, समझी। इतना सारा खाना बना कर रख दिया, कम में भी तो काम चल सकता था। अनीता की सास अव्वल दर्जे की कंजूस थी और जब देखो बस उसका ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहता था। अनीता की शादी को 1.5 साल हुआ था, लेकिन उसकी सास ने उसको अपनी कंजूसी के सारे रंग दिखा दिए थे। अनीता का पति संजीव अपनी माँ के इस व्यवहार से दुखी रहता था, लेकिन माँ के आगे बोलना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर था। सोनिया जी किसी को नहीं छोड़ती थी, मगर जब अनीता के ससुर यानी प्रभात जी अनीता के लिए सोनिया जी से कहा सुनी किया करते थे तो सोनिया जी थोड़ा शांत हो जाती थी। मगर बाद में सोनिया जी की आवाज इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि प्रभात जी के मुंह में एक कौर भी नहीं चलता था। दिन भर क्लेश के कारण प्रभात जी रिटायर होने के बाद भी घर से बाहर रहा करते थे। कंजूसी की हद इतनी थी कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी और सब्जी में सब्जी। पड़ोस की औरतें सोनिया जी से पूछने लगती थी, सोनिया, तेरी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अब तो शादी को भी 2 साल होने को आया है। सोनिया भी जवाब देती, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ। लोगों के सवालों के कारण घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। सोनिया जी का मुंहफट होना अनीता के लिए बड़ा दुखदाई था। जब एक दिन सोनिया जी ने उससे पूछा, तू बांझ है क्या, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। सहमी सहमी अनीता भी थोड़ा रुककर जवाब देती है, मम्मी जी, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है। लेकिन इस जवाब से तो सोनिया जी को अंगारे ही लग गए। सोनिया जी ने आग बबूला होकर पूछा, 1.5 साल का क्या मतलब है, शर्म नहीं आ रही है तुझे। सोनिया जी के इस दहाड़ से अनीता सहम गई और चुपचाप खड़ी रही। अनीता ने सच्चाई सोनिया जी को बताई ही नहीं कि उनका बेटा संजीव अभी बच्चा चाहता ही नहीं था। पहले वो अपनी कमाई बढ़ाना चाहता था और फिर इसके बारे में सोचना चाहता था, मगर सोनिया जी को बच्चे से ज्यादा लोगों की बातें खाए जा रही थी। एक दिन अनीता ने अपनी सास के सवाल संजीव के सामने रख दिए। संजीव, तुम्हारी मम्मी रोज मुझे ताने मारती है कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी। तुम ही बताओ कि उनसे क्या कहूँ। उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। पहले क्या कम परेशानी थी। संजीव ने अनीता को समझाया, अरे कहने दो उन्हें, बस थोड़े दिन की बात है। काम से थकी हारी अनीता ने लेटे हुए कहा, पता नहीं तुम्हारे थोड़े दिन कब खत्म होंगे। मेरी तो रोज ही गले में सांस अटकी रहती है। जाने वो बच्चा इस कंजूसी में कैसे जी पाएगा। अगले दिन सुबह ही सास का फरमान अनीता के सामने आ गया कि
डॉक्टर के पास चलना है। सोनिया जी की तो जैसे इज्जत पर बात आ चुकी थी और वो अनीता की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। अनीता ने फिलहाल बात टालने के लिए साथ जाना ही ठीक समझा। सोनिया जी ने महिला डॉक्टर से सारे चेकअप करने के बाद सवाल किया, डॉक्टरनी जी बच्चा हो तो जाएगा ना? डॉक्टर ने भी सोनिया जी को संतुष्टिपूर्ण जवाब दे दिया, अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्वस्थ हैं। लेकिन ये सुनते ही सोनिया जी ने पूछ लिया, तो अब तक हुआ क्यों नहीं? डॉक्टर ने सोनिया जी को गुस्साए देखकर समझाया, देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये चाहेंगी तो हो जाएगा। सब कुछ सही था तो अब अनीता को सच बोलना ही सही लगा। उसने सोचा कि डॉक्टर के सामने आराम से कह सकती हूँ, मम्मी जी गुस्सा भी नहीं कर पाएंगी और रोज रोज की किटकिट भी खत्म हो जाएगी। अनीता ने काफी देर तक सोचा और फिर बोली, डॉक्टर वो क्या है कि अब तक इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पति की मर्जी नहीं है, वो थोड़ा रुकना चाहते हैं क्योंकि अभी वो इसके लिए फाइनेंशियली पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं। सोनिया जी की आंखें हैरत से फट गई। कौन सा खजाना मिलना है तुम्हें? इतना था तो अपने घर से क्यों नहीं लाई थी? हमारे खानदान की ही बेइज्जती करनी थी तुझे। मैं तो कह रही हूँ डॉक्टरनी जी, ये इसके ही मन की उपज है, मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। अनीता की यह देखकर हालत खराब होने लगी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सास यही डॉक्टर के सामने ही इस तरह बोलेंगी। लग रहा था कि आज घर जाकर अनीता की खैर नहीं। सोनिया जी शायद बख्शने वाली नहीं थी। सोनिया जी के साथ अनीता घर वापस आई तो पूरे रास्ते सोनिया जी के तीखे शब्द सुनने को मिलते रहे। अनीता की आंखें बार बार भरकर आ रही थी, लेकिन सोनिया जी को यह सब न तो कभी दिखा था न ही दिखने वाला था। अपना समूह लेकर अनीता उनके साथ घर आ गई और हाथ धोकर रसोई में चली गई। सास ने आते ही अपने पति प्रभात जी के कान भरने शुरू कर दिए। सुनिए जी, संजीव को समझा दीजिए आप, ये लड़का जाने क्या सोच बैठा है, यही कलमुही झूठ बोल रही है। इसके बाद सोनिया जी ने सारी बात पति को बता दी, जिससे वो मुस्कुरा उठे। प्रभात जी ने सोनिया जी की तरफ देखकर कहा, अरे सोनिया, जिस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो वो इतनी बड़ी है ही नहीं। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते ही हैं और प्लानिंग से काम करते हैं। अगर हमारा संजीव भी ऐसा सोच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, मगर ज़्यादा समय होना अच्छी बात नहीं है। प्रभात जी सोनिया जी के व्यवहार को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की सोनिया जी को समझाने की। मगर सोनिया जी का स्वभाव इतना सरल भी नहीं था कि वो एक बार में मान जाती, इसलिए तुरंत बोल पड़ी, वही मैं भी कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है, वक्त निकल रहा है। मोहल्ले भर के लोग बातें बनाते हैं, कल दूसरे के भी शादी कर देंगे तो क्या ये घर में सोनी गोद ही घूमेगी? समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। वो आने वाली नई बहू क्या सीखेगी इससे? सोनिया जी अपने दूसरे बेटे राजीव की बात करने लगी थी, जो अच्छी नौकरी पर था, और सोनिया जी अब उसकी भी शादी करने के बारे में सोचने लगी थी। इस बार प्रभात जी बिगड़ पड़े। अरे कुछ समय शांति रख लोगी तो क्या कुछ घिस जाएगा तुम्हारा? तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? तुम्हारी कंजूसी ने पहले ही घर के हालात खराब कर रखे हैं। सोनिया जी भी सुनते ही गुस्से में कहने लगी, घर को चलाती हूँ जिसे कंजूसी बोल रहे हो? बड़ी मुश्किल से घर जोड़ा है, इसको बर्बाद करने दूं क्या? प्रभात जी जो कि अखबार पढ़ने में मस्त थे, इस बार वो गुस्से पर काबू न रख पाए। तो क्या पेट काट कर घर जोड़ोगी तुम? हद है इस औरत की भी। प्रभात जी अखबार पटक कर जूते पहनने लगे थे। प्रभात जी बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ, रह लो यहाँ तुम ही शांति से अकेली।
प्रभात जी फोन उठाकर रोज की तरह गुस्से से बाहर निकल गए। अनीता दोपहर का खाना प्लेट में लेकर आ गई और सोनिया जी के सामने रखकर कहा, मम्मी जी खाना खा लीजिए। सोनिया जी ने जैसे ही अनीता को देखा उसका चेहरा तमतमा गया और बोली, ले जा इसे यहाँ से, अब तो चैन पड़ गया होगा तुझे। तेरे ही कारण मेरे घर की शांति में आग लग गई है। अनीता इतना सुनने के बाद अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। अनीता खुद से ही बोलने लगी, मेरी गलती ही क्या है, इनका बेटा नहीं चाहता है तो मैं क्या करूं। सोनिया जी की हरकतों से परेशान अनीता के दिन दुख में ही गुजर रहे थे। एक दिन अनीता ने सुबह उठकर कांपते हुए सोनिया जी से कहा, मम्मी जी आज मेरी मम्मी और भाभी आ रही हैं। सोनिया जी ने इस मौके पर भी अनीता को ताना मारते हुए कहा, अच्छा बेटी के घर कौन आता है, चल आ ही रही हैं तो कह देना कि बेटी के घर खाली हाथ न चली आए। अनीता यह सब तो किसी तरह से सह गई, लेकिन जो उनके आने के बाद होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही डर रही थी। दोपहर के बाद अनीता की मम्मी अपनी बहू के साथ आ चुकी थी और सभी सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। सोनिया जी बार बार उनका लाया सामान देखती और मुंह बिचका लेती, जो प्रभात जी भी देख रहे थे। प्रभात जी ने उसकी माँ से कहा, बहन जी इतना लाने की क्या जरूरत थी। अनीता की माँ सोनिया जी की आदत जानती थी और इसलिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने प्रभात जी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, बेटी के घर ऐसे कैसे आ जाते। सब बात कर रहे थे, लेकिन सोनिया जी को नजर बार बार अनीता की भाभी की तरफ जा रही थी। सोनिया जी ने आखिरकार मुंह से कह ही दिया, मुझे लगता है कि आपकी बहू खुशखबरी सुनाने वाली है। अनीता की माँ सोनिया जी के ऐसे सवाल से सकपका गई, लेकिन फिर भी कहा, हाँ जी हम भी बस आपको बताने ही वाले थे। सोनिया जी ने अपनी आदत के अनुसार ताने देना शुरू कर दिया, हाँ आप क्यों बताओगी हमें, आपकी बेटी तो अब तक हमें खुशखबरी नहीं दे पाई है, जाने क्या सोच कर बैठी है। अब तो मोहल्ले के लोग भी टोकते रहते हैं, हम भी क्या जवाब दें। अब तो मैं कह दूंगी कि खुद ही पूछ लो अनीता से। इस बात को सुनकर अनीता का माँ का कलेजा फटने को आ गया। इतनी बेरहम और बदतमीज है ये, बोलने की तमीज तक नहीं है, हमारे ही बेइज्जती कर रही हैं। अनीता का माँ अपने मन में यह सब सोचने लगती है। अनीता की माँ ने मौका पाकर अनीता से बात की, बेटा क्या हालत बना ली है अपनी, अपना ख्याल रखा कर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब बहुत हो गया, तू अलग ही रह ले। अनीता ने अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया, नहीं मम्मी, संजीव के बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। अनीता की माँ समझा कर चली गई, क्योंकि उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। सोनिया जी की आदत उन्होंने कई बार देख ली थी, जो सहने के लायक नहीं थी, मगर यह अनीता ही थी जो कैसे भी बर्दाश्त कर रही थी। सोनिया जी ने अपने छोटे बेटे राजीव की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिससे उसकी शादी करवा दी गई, लेकिन यह शादी तो अनीता के लिए मुसीबत ही ले आई। राजीव की पत्नी का व्यवहार अनीता के साथ बहुत ही रूखा था, लेकिन सोनिया जी के सामने अच्छी बनी रहती थी और सोनिया जी के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। सोनिया जी ने उसके सामने कुछ दिन तक तो कंजूसी की, लेकिन छोटी बहू के तेवर आगे उनकी सोनिया जी के तेवर टिक न सके और सोनिया जी ने कंजूसी करना बंद कर दिया। लेकिन अनीता अब उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उनकी कंजूसी अनीता के साथ पहले जैसे ही चलती रही। अनीता को न तो पेट भर कर खाना देती, न ही ठीक से कपड़े देती। संजीव भी अपनी माँ से तंग आ चुका था। संजीव अनीता की मदद करता तो सोनिया जी ताने सुना सुना कर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी।
सोनिया जी अक्सर ही अनीता को कह दिया करती, पहले उसके जैसे घर में लेकर अपने आप आना, फिर मनचाहा अपना काम करना। शादी के 4 महीने बाद ही छोटी बहू तनुजा गर्भवती हो गई, जिसके कारण मुसीबतों का पहाड़ अनीता पर टूट पड़ा। सोनिया जी ने इस खुशखबरी के बाद अनीता को आड़े हाथों ले लिया और जी भरकर सुनाया, मुझसे झूठ बोल रही थी, बांझ है, तभी तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। छोटी बहू को देखो, कम से कम इसने तो इज्जत रख ली खानदान की। प्रभात जी ने सोनिया को तुरंत कहा, कुछ तो शर्म करो सोनिया, दोनों में तुलना कर रही हो। याद रखना कि घर में यह खटास के बीज तुम ही बो रही हो। सोनिया जी ने अनीता को तुरंत अल्टीमेटम दे दिया, इससे कभी कुछ नहीं कहेंगे। दोनों मियाँ बीवी झूठ बोलते हैं। देख बड़ी बहू, अगर अगले महीने खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। प्रभात जी दांत पीसकर रह गए। क्या कर सकते थे? बहू का साथ देने पर घर में जबरदस्त लड़ाई होती। संजीव के शाम को आते ही अनीता ने सारी बात बताई। अनीता ने रोते रोते संजीव से कहा, एक तो मुझ पर इतना काम आ गया है, ऊपर से तनुजा के कारण मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, मुझसे अब सहन नहीं होता। संजीव से अनीता का दुख देखा न गया। मैं माँ से अभी बात करता हूँ, आज बात होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संजीव अपने माँ के सामने जाकर गुस्से में बोला, माँ आप अनीता के साथ ये सब अब बंद करो। ऊपर से बच्चे का दबाव बना रखा है, दिन भर उसे ताने देती हो कि, लेकिन वो बेचारी चुपचाप सह जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप करती जाओगी। सोनिया जी संजीव को अनीता की तरफ से बोलते देखकर भड़क उठी। आज इस अनीता को ही देखती हूँ, इसने जीना हराम कर रखा है। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी में बेइज्जती करवा रखी है और आज तेरे कान भी भर दिए। संजीव ने फिर अनीता का पक्ष लेकर कहा, माँ उस पर इल्जाम लगाने अब बंद कर दो, वो वही करती है जो मैं कहता हूँ। सोनिया जी संजीव की बात सुनकर आग बबूला होकर दंदनाती हुई अनीता के कमरे में पहुंची। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे बेटे को ही मुझसे अलग कर दे। आज इसी को बाहर फेंकती हूँ। उसने घर को सिर पर उठा लिया था, जिसे अनीता समझ ही नहीं पाई कि अचानक क्या हुआ। प्रभात जी ने आकर बात को दबाने की कोशिश की। सोनिया बस करो, इसके पीछे पड़ी रहती हो। सोनिया अपने पति के बोलने से और भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुमने एक शब्द भी बोला तो इसके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी, समझे? चल बाहर निकल। सोनिया जी ने अनीता का हाथ पकड़कर बाहर घसीटा तो संजीव ने बीच में आकर हाथ छुड़ाया, लेकिन सोनिया जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अनीता के गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। प्रभात जी और संजीव दोनों देखते ही रह गए। छोटी बहू तनुजा ने बीच में आकर कहा, दीदी माफी मांग लो ना, गलती की माफी मांगने में हर्ज ही क्या है। अनीता पहले ही दुखी थी, लेकिन देवरानी तनुजा के ऐसा बोलने के कारण वो चीख पड़ी, कौन सी गलती? खबरदार जो बीच में बोलने आई तुम। संजीव ने अपने छोटे भाई राजीव से कहा, राजीव अपनी बीवी को अंदर ले जाओ, ये माहौल को और खराब कर रही है। आज राजीव भी उल्टा संजीव पर ही बरस पड़ा। भैया माहौल तो आप लोगों ने खराब किया है, मेरी पत्नी को मत कहिए। प्रभात जी ने तुरंत राजीव को आंखें दिखाकर हड़काया, मगर सोनिया जी की सह राजीव को मिल रही थी। सोनिया जी फिर से भड़क गई और बोली, तू निकल पहले यहाँ से, तेरे कारण भाइयों में भी फूट पड़ गई। सोनिया जी ने फिर से अनीता का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और जोर से जमीन पर बाहर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे अनीता दूर जा गिरी। संजीव अनीता को बचाता हुआ चीख पड़ा, माँ ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। सोनिया जी ने आंखें निकालकर कहा, हाँ यही तो बाकी रह गया था, ये भी करवा दिया इसने।
संजीव ने अनीता को सहारा देकर उठाया और अंदर जाकर दोनों सामान पैक करने लगे। लगभग 15-20 मिनट बाद दोनों बाहर आए और प्रभात जी के पैर छूने लगे तो उनकी यह देखकर जैसे सांसें ही रुक गई और प्रभात जी घर को टूटता देखकर रोने लगे। अरे बेटा जाने दो, भूल जाओ यह सब, अंदर चल। नहीं पापा, इस घर में हमारी न तो औकात है न ही इज्जत है। माँ आप रहो अपनी छोटी बहू के साथ ही। संजीव सामान के साथ अनीता का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। प्रभात जी ने रोते हुए अपनी पत्नी से संजीव को रोकने के लिए कहा, मगर सोनिया जी ने उन्हें रोकने से साफ मना कर दिया। जाने दो, 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जेब में दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन अकेले रहेंगे। अब संजीव और अनीता जा चुके थे और प्रभात जी रो रो कर टूट चुके थे। पहले दिन बीते, फिर महीने, मगर संजीव और अनीता वापस नहीं आए। प्रभात जी अक्सर सोनिया जी को ताना दे दिया करते थे, सोनिया तुम्हें मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे कारण मेरा परिवार टूट गया। मगर सोनिया जी का गुरूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनीता के प्रति नफरत के कारण सोनिया जी का मोह ही खत्म हो गया था। कुछ दिनों के बाद तनुजा का बच्चा हो चुका था और घर में खूब खुशियां मनाई गई थी। मगर अनीता और संजीव की कमी प्रभात जी को बहुत खल रही थी। जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। प्रभात जी बीते दिनों को याद कर आंखें नम कर लेते थे। ये देखते ही सोनिया जी उनको उलाहने देने लगती थी। तनुजा का बच्चा अब 2 महीने का हो चुका था और तनुजा के रंग ढंग बदलने लगे थे। धीरे धीरे उसने घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। प्रभात जी ने तो बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था, लेकिन सोनिया जी ने पोते के मोह में तनुजा को धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपी तो तनुजा का असली रंग बाहर आ गया। तनुजा घर में हर एक काम अपने हिसाब से करती और अब सोनिया जी की कंजूसी की आदत भी छूट रही थी, क्योंकि तनुजा आए दिन लताड़ उनको चुप रहने पर मजबूर कर देती। तनुजा ने उनका सम्मान करना भी छोड़ दिया था और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करने लगी थी। तनुजा सोनिया जी पर भरपूर हुक्म चलाता करती थी, बुढ़ी टाइम से खाना बना दिया कर, मेरा बच्चा परेशान होता है। सोनिया जी को पूरे दिन काम करना पड़ता और जब जरा भी मुंह खोलती तो तनुजा आंखें निकालकर बात करने लगती और बुरी तरह फटकार लगाती। तनुजा के शब्द उनका दिल चीर कर रख देते। शुक्र कर बुढ़िया, मैंने तुझे रखा है, वरना तू किसी के लायक नहीं है। सोनिया जी काम करते करते अपनी भीगी आंखों को अपने पल्लू से पोंछा करती थी और प्रभात जी देखकर भी अनदेखा कर देते थे। कभी कभी थोड़ी शिकायत भी करती तो वो भी सोनिया जी को ताना देते, जब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, अब भुगतो जो किया है। अनीता होती तो तुम्हारे दिन ऐसे ना होते। तनुजा सोनिया जी और प्रभात जी को रोटियां गिन गिन कर देने लगी थी। राजीव ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। तनुजा का जो मन आता वही करती और दिन ब दिन उसकी बेहूदगी बढ़ती जा रही थी। सोनिया जी ने एक दिन हिम्मत करके राजीव से कहा, बेटा जरा तनुजा को समझा दे, 2 वक्त की रोटी तो ठीक से दिया करे, तेरे पापा बीमार रहने लगे हैं। राजीव ने उल्टे ही कहना सुनना शुरू कर दिया, तो आपने क्या कसर छोड़ी थी मम्मी, गिन गिन कर खाना देना तो आपने ही सिखाया है ना, अब वो कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको, इस उम्र में कितना खाएंगे आप। तनुजा के कानों में यह आवाजें पहुंच चुकी थी। अब यही रह गया है कि मेरी शिकायत मेरे ही पति से करेगी ये बुढ़िया। मैं अनीता नहीं हूं कि घर से चली जाऊंगी और मुझसे कोई कहे उससे पहले मैं उसे ही निकाल कर फेंक दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, बहुत खा लिया मेरे पति की कमाई का।
तनुजा ने सोनिया जी का हाथ पकड़ा और घसीटने लगी। प्रभात जी भी पीछे से आए, लेकिन तनुजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनिया जी रोते हुए कहने लगी, बहू ऐसा मत कर, देख तेरे ससुर कितने बीमार हैं। छोड़ दे बेटा, माफी मांग रही हूँ, गलती हो गई। तनुजा ने जहरीले शब्द फिर से कहे, अरे कैसी माफी? माफी तो अनीता भाभी ने भी मांगी थी। क्या किया था उनके साथ? प्रभात जी की आंखों के आगे वो दिन घूमने लगा जब इसी तरह अनीता और संजीव को निकाला जा रहा था। सोनिया, ये तेरी करनी के ही फल हैं, कहते हुए प्रभात जी धम्म से बैठ गए। तनुजा ने अपने ससुर से भी कह दिया, पापा जी आपको जो सामान ले जाना है वो ले जाइए, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तनुजा ने रोती बिलखती सोनिया जी को चीखते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी दरवाजे पर ही बैठे रहे और कुछ देर बाद कहाँ गए कोई नहीं जानता था। तनुजा ने जब बाहर झांक कर देखा तो लंबी सांस लेकर कहा, शुक्र है चले गए, अब जाकर मिली इस बुढ़िया से आजादी। दोनों पति पत्नी रात को चलते चलते घर से दूर निकल आए थे और रास्ते में एक मंदिर के बाहर चबूतरे पर दीवार के सहारे बैठ गए। कई दिन उनका ठिकाना वहीं चबूतरा बना रहा और उसके कुछ दिन बाद किसी ने उन्हें पास के ही रैन बसेरे में जगह दिलवा दी। दोनों रात को रैन बसेरे में सोने चले जाते और दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रोया करते और कोई कुछ दे देता तो वही खा लेते थे या कुछ पैसे भी कोई दे जाता तो रख लेते थे। प्रभात जी सोनिया से बार बार एक ही बात कहते, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तुमने सोनिया, क्या वक्त आया है? दो दो बेटे होते हुए भी हमारे पास कोई नहीं है। प्रभात जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। खांसने की बीमारी के साथ शरीर कमजोर भी बहुत हो गया था। दोनों की स्थिति अब फटेहाल थी, जिस पर दया करने वाला कोई नहीं था। ठंड में भी रात को सिकुड़ कर सोना पड़ता और चिलचिलाती गर्मी में मंदिर के बाहर भिखारी बनकर बैठना पड़ता था। न तो दवाई के लिए पैसे थे, न ही खाने के लिए। पैरों की चप्पल तक नहीं बची थी। प्रभात जी दिन भर रोते रहते और सोनिया जी को कोसते रहते थे। एक दिन किसी अमीर ने वहां गरीबों को कंबल बांटे तो वो दोनों भी उसी लाइन में जाकर बैठ गए। कंबल बांटने वाले पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आए थे। सबको खाने का पैकेट और कंबल बांटे जा रहे थे। जैसे ही दोनों सोनिया जी और प्रभात जी के नजदीक आए तो दोनों ने उन्हें पहचान लिया, मगर अपनी हालत देखकर शर्म के मारे मुंह छुपाने लगे। लीजिए बाबा। जैसे ही उस छोटी लड़की ने प्रभात जी की तरफ कंबल बढ़ाया तो प्रभात जी अनदेखा न कर सके और उस बच्ची के गाल पर हाथ रखकर रोने लगे। उसकी मां ने जैसे ही प्रभात जी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। पापा! प्रभात जी रो पड़े और अपने फटे कुर्ते से आंसू पोंछने लगे। संजीव भी यह देखकर तुरंत नजदीक आया और प्रभात जी के गले से लग गया। अनीता खड़ी रो रही थी, तभी उसकी नजर प्रभात जी के बगल में बैठी सोनिया जी की ओर गई, जो कि अनीता से नजर छुपाने के लिए अपने पल्लू में मुंह छिपा रही थी। अनीता ने तुरंत देखते ही सोनिया जी को पुकारा, मम्मी जी। उसने तुरंत सोनिया जी को गले से लगा लिया। सोनिया जी ने रोते रोते हुए कहा, बेटा मेरे कपड़े गंदे हैं, बीमार भी हूँ, तुझे बीमारी लग जाएगी। अनीता ने सोनिया जी की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या हालत हो गई है, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, आप घर चलिए। अनीता और संजीव समझा बुझाकर अपने माता पिता को घर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी से उतरते ही प्रभात जी और सोनिया जी इतना आलीशान घर देखकर देखते ही रह गए। कांपते कदमों से अंदर घुसे तो आंखें फटी ही फटी रह गईं। इतना बड़ा घर, साज सजावट देखकर
सोनिया जी को शर्म भी आई। जिन सब चीजों के लिए उसने अनीता को इतना भला बुरा कहा, वो आज सब अनीता के दामन में था, उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी। आज सोनिया जी को इतने बड़े घर में अनीता एक रानी की तरह लग रही थी। प्रभात जी ने बहू के सामने हाथ जोड़े, बेटा हमें माफ कर दो। अनीता ने तुरंत प्रभात जी के हाथ पकड़ लिए। नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए। सोनिया जी प्रभात जी को देखकर आंखों में आंसू भर लाईं और अनीता से कहने लगी, बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। बहुत बुरा किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने ही बहू बेटे के जीवन में कांटे बो दिए। सोनिया जी पूरी तरह से रो रही थी और संजीव ने माँ माँ कहते हुए उसे गले से लगा लिया। सोनिया जी को किस्मत में अच्छा झटका दिया था, जिससे उसे इतनी अक्ल तो आई थी कि आज माफी मांग रही थी। भगवान ने इसी का बदला दिया, जब आज कितने समय बाद वो जी भर कर खाना खा रही थी। बाद में अनीता ने दोनों को जी भर कर खाना खिलाया और कपड़े लाकर दिए, जिससे सोनिया जी को अपने कंजूसी वाले दिन याद आ गए, जब उन्होंने अनीता को दाने दाने को मोहताज होने को मजबूर कर दिया था। अनीता के तो अच्छे दिन आ गए, मगर सोनिया जी की हालत अब फटेहाल थी और दोनों के शरीर सूखकर कांटा हो चुके थे, सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। दोनों ने अपने साथ आप बीती सुनाई कि कैसे तनुजा ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, घर से बाहर निकाल दिया। आज सामने वही अनीता खड़ी थी जिसके साथ सोनिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहते हैं न कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उस लाठी में आवाज नहीं होती, भले देर से पड़ती है मगर पड़ती जरूर है। सोनिया जी को भी उनके किए की सजा मिल ही गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।